अस्सलाम वालेकुम तालिब इल्मों दोस्तों, आज का हमारा मौजू है अफसाना कफन। जब हम अफसाना कफन की बात करते हैं तो दो बुनियादी मौजूआत बनते हैं। एक मुंशी प्रेमचंद जो कफन के मुसन्निफ हैं, और दूसरी तरक्की पसंद तहरीक जिसको कफन के साथ मिलाकर देखे जाने की रिवायत बन गई है। कहा यह जाता है कि कफन वो पहला बाज़ाब्ता अफसाना है जो तरक्की पसंद तहरीक का तर्जुमान था। और हम सब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा हुआ 1936 में 15 अप्रैल को लखनऊ में, उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की और उनके सदारती खुतबे ने खूब धूम मचाई। आज भी उस सदारती खुतबे को बतौर बुनियादी मौजू के इस्तेमाल में लाया जाता है। यूं खुद तरक्की पसंद तहरीक और मुंशी प्रेमचंद लाजिम मलजूम ठहरते हैं। उनका नावल गऊदान भी तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा समझा जाता है। प्रेमचंद 1880 में वाराणसी में पैदा होते हैं, मुंशी अजायब लाल के घर में, और वालदैन इनका नाम धनपत राय रखते हैं, धनपत राय। लेकिन जब 1901 में 21 बरस 22 बरस की जिंदगी में इनका अदबी काम शुरू होता है, तो ये प्रेमचंद के नाम से अदबी सरगर्मियां शुरू करते हैं और अफसाने लिखते हैं। नाक़दीन की राय यह है कि जो जदीद उर्दू अफसाना है, जिसे आज आप जदीद उर्दू अफसाना कहते हैं, जो मगरिब से दरामद शुदा है, उसके हकीकी पहले नुमाइंदा प्रेमचंद हैं, क्योंकि इन्होंने अफसाने को ख्याली दुनिया से, जो आप ख्यालिस्तान की सूरत में पढ़ते हैं, जो अदबी दुनिया, ख्याली दुनिया, जो आप मैशर ख्याल की सूरत में देखते हैं, जो आप काजी अब्दुल गफ्फार की किताबों की सूरत में देखते हैं, जो आप दिलगुदाज की सूरत में देखते हैं, उस सब से निकाल के प्रेमचंद ने अफसाने को अपनी जमीन के साथ जोड़ा। पंजाब का देहात, बल्कि हिंदुस्तान का देहात उनका मौजू है। किसान, खेत मजदूर, आम दिहाड़ीदार तबका, उनकी जबान। यही वजह है कि आपको इनके यहाँ एक खास तरह की हरियाणवी या हिंदुस्तानी जबान मिलती है, जिसमें जो अल्फाज की लिखत है उसमें भी प्रेमचंद खास ध्यान रखते हैं। कफन उनके आखिरी जमाने के अफसानों में शामिल है। वैसे उनके बेशुमार अफसाने मशहूर हुए, बूढ़ी काकी, पोस की रात, हज अकबर, नमक का दरोगा, पंचायत, राह निजात, ईदगाह, काफी सारे अफसाने हैं मुंशी प्रेमचंद के जिन्हें शोहरत मिली। लेकिन जो अफसाना उनके लिए एक सनद इम्तियाज बना, जिसने उन्हें पूरे अफसाना निगारों की खेप में अलग कर दिया, वो कफन है। कहा जाता है कि कफन में उनकी पूरी जिंदगी का इल्म, उनका तजर्बा, उनकी एक तरह के अंदर, उनके अंदर का जो इंसान है वो निकल कर बाहर आता है, चीजों को देखने का नजरिया बाहर आता है। और जो हिंदुस्तान में आम आदमी की शातरी या जो किसान मजदूर है उसकी हकीकी सूरत हाल और खुद किसान की हकीकी सूरत हाल सामने आती है। इस अफसाने में अमूमी तौर पर आप देखें तो किरदारों की तादाद का तायुन नहीं किया जा सकता, लेकिन बुनियादी किरदार दो हैं, माधु और घीसू। बाप है, 60 बरस से ज्यादा उम्र है, और बेटा है। बेटे की उम्र का तायुन नहीं है, लेकिन उसकी शादी को 1 बरस हुआ है। तो हिंदुस्तान में अवाइल उम्र में शादियां कर दी जाती थी, तो ऐन मुमकिन है उसकी उम्र 25 बरस से ज्यादा नहीं हो, लेकिन अफसाने में इसका तायुन नहीं किया गया। बेटे जिसकी शादी को 1 बरस हुआ था, उसकी बीवी बधिया दर्द ज़ह में मुब्तला है। यही कहां अफसाने का इब्तदाइया है, और यहां से कहानी आगे बढ़ती है। और बाप बेटा दोनों आग में आलू सेक कर खा रहे हैं, और वहीं पर वो गुफ्तगू कर रहे हैं। बाप बेटे से कहता है कि जाओ देखो तुम्हारी बीवी की क्या सूरत हाल है। तो बेटा नहीं जाता, इस शुबे पर नहीं जाता कि मैं वहां गया तो मेरा बाप आलू खा जाएगा। खैर, सुबह तक खातून मर जाती है। इस दौरान जो इन दोनों लोगों का मकालमा है बड़ा मानी खेज है, और उसमें यही बार बार बाप बेटे से कहता है कि तुम्हारी जो बीवी है वो हमारे लिए कुछ जो आसानियां लेकर आई है उसमें कुछ मजीद इजाफा होगा। क्योंकि जब से शादी होती है बेटे की, तो जो उसकी बीवी होती है वो इन दोनों आलसियों को या इन दोनों काम चोरों को, या इनकी जो गांव में शोहरत बहुत बुरी होती है, इन पर एतराज करती है, खुद काम करती है, चक्की पीसती है, सफाइयां सुथराई करती है, मजदूरी करती है,
और हलाल की कमाई की कोशिश करती है, क्योंकि ये दोनों गांव भर में आलसी, कामचोर, बेईमान इस तरह की शोहरत रखते थे। और अब साल भर की अज़दवाजी जिंदगी के बाद ही, आइली जिंदगी के बाद ही वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। और वो दोनों आलू खाते खाते सो जाते हैं और सुबह जब उन्हें पता चलता है तो देखता है कि उसकी बीवी बदिया मर चुकी है। वो बाप से कहता है तो बाप फौरी तौर पे गांव के मुखिया या जमींदार के पास जाता है, उससे बताता है कि पैसे चाहिए, तो वो ना चाहते हुए उसे 2 रुपए दे देता है। ये उस 2 रुपए को बुनियाद बनाकर पूरे गांव में घूमते फिरते हैं और इन्हें 5 रुपए मिल जाते हैं। गांव के लोग लकड़ियां जमा कर लाते हैं उसे जलाने के लिए और ये कहकर दोपहर के इर्द गिर्द शहर जाते हैं कि हम कफन ले आए। यहां भी प्रेमचंद ने जब इनके मुंह से कफन का लफ्ज अदा करवाया तो कफन लिखा है, काफ पे 2 चश्मी है और नून, कि उनके जो जहन में किरदार का खाका है वो हिंदुस्तानी जमीन के किरदार का खाका है। वो कफन लेने जब जाते हैं घूमते फिरते रहते हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों से मिलते हैं और लेकिन कफन नहीं खरीदते। और इस पूरी ले दे में शाम हो जाती है तो वो एक मैखाने के सामने पहुंचते हैं, शराब फरोशी की दुकान के सामने पहुंचते हैं और बगैर एक दूसरे को कुछ कहे अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनके हाथ में 5 रुपए हैं, उस जमाने के 5 रुपए, तो वो वहां शराब पीना शुरू कर देते हैं। इस दौरान इस पूरी कैफियत से पहले खुद प्रेमचंद की बात बड़ी शानदार है, जिसमें वो कहते हैं कि जो घीसू है उसने गरीबों में आलस को पसंद किया और किसानों के उस गिरोह का हिस्सा बनने से बाज रहा जो सारा साल मेहनत करके भी घीसू जैसे हालात का शिकार रहते हैं। लेकिन वो ना कोई काम करता है, ना कोई काज करता है, सोया रहता है, लेटा रहता है, बातें बनाता रहता है, मगर उसकी जिंदगी में भी रोटी उसी तरह मौजूद है जैसे हिंदुस्तान के मजदूरी करने वाले की जिंदगी में है, बल्कि वो शायद इससे भी अबतर हालत में है, क्योंकि वो तो काम भी करता है लेकिन वो भी इसी तरह जिल्लतों का शिकार है। तो यहां प्रेमचंद सामने आता है, जो उसकी लाइनें आप अफसाना पढ़ें, बहुत ही खौफनाक लाइनें हैं, बहुत मानी खेज हैं। हमारी इस गुफ्तगू का महल नहीं है कि हम वो नकल करें अफसाने से, लेकिन उनमें ये तकरीबन निस्फ बनता है अफसाने का, जहां वो कहते हैं कि जो घीसू है ये उस तबके का नुमाइंदा बनने की कोशिश करता है जो मजदूर नहीं होता, अय्यार होता है। लेकिन घीसू उन बहुत सारे अय्यारों की तरह जो बनिए हैं, जो मुखिया हैं, जो ताजिर हैं, उनकी बजाय एक निस्बतन नाकाम अय्यार है जो आलस करता है। और बहू आने के बाद तो वो कुछ नखरीला भी हो गया था। मैखाने में वो शराब पीना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की खाबे खाना शुरू कर देते हैं। और जो बाप बार बार बेटे को बताया करता था कि कैसे एक शादी उनकी जिंदगी में जो बड़े जमींदार साहब की थी, कैसे एक खुशी का सामान लाई थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी पुड़ियां खाई थी, तो आज माधु भी अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखता। लेकिन वो बार बार अपनी बीवी को याद करता है और बाप को कहता है कि जो हम ये खा रहे हैं तो मेरी बीवी का कफन। तो बाप उसे यकीन दिलाता है कि हम दूसरी बार भी आएंगे, इसी तरह लोग हमें पैसे देंगे और दूसरी मर्तबा भी हम पैसे ला के इसी तरह शराब पियेंगे, इसी तरह मौज मनाएंगे और इसी तरह आखिरी बचा हुआ खाना किसी फकीर को देंगे और लुत्फ उठाएंगे। किसी को कुछ देने में जो अकड़ होती है, जो मजा होता है, जो एक अमीरी का एहसास होता है, उससे महसूस करेंगे, क्योंकि ये लोग दूसरी सूरत में हमें कुछ नहीं देंगे, ये मरने पर ही कुछ देते हैं। और वो इस तरह फिर वो अफसाना आगे बढ़ता है जिसमें दोबारा से प्रेमचंद का एक तजियाती किरदार सामने आता है। इस अफसाने में 3 तरह के पहलू हैं। अगर आप इसके प्लॉट की साख्त को देखें, एक जगह पर 2 किरदार हैं, उनकी कहानी है, एक जगह पर खुद वाहिद मुतकल्लिम है जो कहानी बयान कर रहा है, उसके नजरियात हैं, और तीसरी मंजर निगारी है जो सबसे कमजोर है, क्योंकि प्रेमचंद मुकालमों की बुनियाद पर अफसाना इस्तवार करते हैं। तो राजिंदर सिंह बेदी के बरक्स, गुलाम अब्बास के बरक्स, अहमद अदीम कासमी के बरक्स, उनके यहाँ अशफाक अहमद के बरक्स, उनके यहाँ जो जुजियात निगारी है बहुत कम होती है। तो आखिर में वो मैखाने में झूमने लग जाते हैं, लोग उन्हें तरस कर देखते हैं कि इतने अमीर हैं, गोश्त खा रहे हैं, पुड़ियां खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, कीमा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, शराब की पूरी बोतल पी रहे हैं, और इतने ये अयाश किस्म के 2 अफराद हैं। फुकरा उनकी तरफ रगबत भरी निगाहों से देखते हैं और वो खाते खाते उठकर गाने लग जाते हैं, लहरने लग जाते हैं और गिर जाते हैं। यहां कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान जिसमें प्रेमचंद ने शायद ये अफसाना 1935 में लिखा, क्योंकि 1936 में बनारस में प्रेमचंद की वफात हो गई।
अक्टूबर 1936 में। तो अक्टूबर 1936 में उनकी वफात हुई। अप्रैल 1936 में उन्होंने लखनऊ में तरक्की पसंदों के जलसे की सदारत की। इसके इर्द गिर्द उन्होंने किसी वक्त अफसाना लिखा और आज 2022 है और 2036 में इसको 100 बरस हो जाएंगे। लेकिन आज भी हिंदुस्तान का जो देही मजदूर है, जो किसान है, जो आम आदमी है, वो उन्हीं सूरत हाल से निपट रहा है, उन्हीं हालात से दो चार है जो प्रेमचंद के जमाने में किसान को दो चार थे। उस वक्त तो आप एतराज करते थे कि हिंदू बनिया है, जो सूद खोरा है, जो पैसे इजाफी वसूलता है, जो काश्तकार की सारी फसल लेके चला जाता है, जो अनाज पर काबिज हो जाता है, जो सूदों पर खाद फराहम करता है, जो सूद पर बीज देता है, जो सूद पर दवा की सहूलत देता है और नतीजे में सारी फसल उड़ा के ले जाता है, और जो किसान है भूखे का भूखा रहता है। तो आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कैफियत नहीं बदली। वही प्रेमचंद जो गौदान में जिस हिंदुस्तान को दिखाता है, वही प्रेमचंद जो कफन में जिस हिंदुस्तान को दिखाता है, हत्ता कि वो पोस की रात में, राह निजात में, हज अकबर में जिस हिंदुस्तान को दिखाता है, वो आज भी जूं का तूं है। आप देखेंगे हमारे समाज में चीजें नहीं बदली। लेकिन जो तल्ख तरीन बात है, जब दो इस्तिलाहात जो तरक्की पसंद तहरीक के माहिरीन इस्तेमाल करते हैं, बोर्जवा और प्रोलतारी, तो जो माधु और घीसू हैं, जो बुधिया है, ये प्रोलतारी तबके की नुमाइंदा है कि हम उस जमीन पे हैं जो जहां प्रोलतारी भी अय्यार है। जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो भी कफन नहीं खरीदता, शराब खरीदता है। जब उसको पैसे मिलते हैं तो वो भी कहता है कि जब किसी भूखी आत्मा के अंदर शराब जाएगी, पेट भरकर खाना जाएगा, तो जो मरा है जिसके लिए कफन खरीदना था उसको सवाब मिलेगा, इसका उससे अजर अजीम मिलेगा, क्योंकि जो खुदा है ऊपर वो जानता है सब और उसे मालूम है कि उसके लोग पेट भरकर खाना खा रहे। ये एक और नहज है अफसाने की। आप देखें तो एक तरह का तंज है इस दुनिया के पूरे निजाम पर, जिसमें सरमायादारी ने चंद लोगों तक तमाम तर जो पैसा है, दौलत है, उससे महदूद कर दिया। तो आपके पास अगर ये सवाल आता है तो आप इसको 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहले हिस्से में प्रेमचंद का तारुफ कराएंगे, प्रेमचंद कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, उन्होंने ये अफसाना किस जमाने में लिखा। फिर इस अफसाने पर एक इब्तदाई 4 से 6 सत्रों का तज्जिया करेंगे, जिसमें इसका साले इशात, जिन किताबों में ये शाया हुआ। वैसे ये कफन के नाम से ही आप अब जो किताबें प्रेमचंद की दस्तयाब हैं, प्रेमचंद की जिंदगी में और नामों से किताबें छपी, प्रेम 25सी, प्रेम 32सी, लेकिन अब और नामों से मिलती हैं। तो कफन के नाम से ही प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ दस्तयाब है बाजारों में, उसमें ये अफसाना मिल जाता है आपको। तो दूसरे हिस्से में ये लिखेंगे, तीसरे हिस्से में अफसाने का मतनी तज्जिया करेंगे। तवील सवाल हो तो आपको ज्यादा तफसील से लिखना होगा, मुख्तसर सवाल हो तो ये सब चीजें निहायत एहतियात के साथ लिखनी होगी। और जो प्राइवेट तालिब इल्म है उन्हें जो अफसाना कफन है इसका तज्जिया ओवरकोट के साथ वो कर सकते हैं, इसका तज्जिया अहमद नदीम कासमी के खरबूजा के साथ कर सकते हैं, इसका तज्जिया वो जो गुलाम अब्बास का अफसाना है गर्म कोट उसके साथ कर सकते हैं, ओवरकोट सॉरी, और जो राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना है गर्म कोट उसके साथ कर सकते हैं। और इस तरह से तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा अफसानों की सूरत में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये 2 तबकात की नुमाइंदगी करता है। एक तबका जो सरमाया पे गिरफ्त रखता है और दूसरा तबका जो सरमाया उनसे हासिल करना चाहता है। दोनों की अयारी को जाहिर करता है, दोनों की चालाकी का नुमाइंदा है, और देखता है कि ये दोनों आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि जो जमींदार है वो पैसे नहीं देना चाहता। उसे मालूम है कि घीसू उसके साथ झूठ बोल रहा है, उसे मालूम है कि माधु झूठे हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये काम नहीं करते, ये काम चोर हैं, ये आलसी हैं, और जब से इनके घर में बहू आई थी इनमें नखरा आ गया, ये अकड़ आ गई है इनमें, ये हमारी एक तरह से इज्जत नहीं करते। लेकिन वो अपनी जो अमीरी है उसका भरम कायम करने के लिए 2 रुपए देता है। तो ये जो मुनाफकत का एक बाजार गर्म है हमारी जिंदगियों में, और ये आज तक जूं का तूं कायम है। इसकी रेलिवेंसी कफन की तमाम अदब आलिया की तरह, अदब आलिया की खूबी ये होती है वो दुनिया के किसी भी खित्ते में लिखा जाए, रूस में लिखा जाए, फ्रांस में लिखा जाए, पुर्तगाल में लिखा जाए, बरतानिया में लिखा जाए, पूरी दुनिया में रेलिवेंट होता है। दोस्तोयेव्स्की हो, मोप्सा हो, मंटो हो या प्रेमचंद हो, उनके मतून पूरी दुनिया में रेलिवेंट रहते हैं। तो कफन आज भी तरक्की पसंद तहरीक के जो पैरोकार हैं या उसके जो मानने वाले हैं, जो इश्तराकी हैं,
या जो मार्क्स और उसके हमदर्दों या उसके मानने वालों की तरह सरमाए की यकसा तकसीम के कायल हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े मतन के तौर पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।